प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि अमित शाह बोलेंगे, अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब चलेगी संसद? ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 3 हफ्ते से संसद का सत्र पूरी तरीके से जो मानसून सत्र है वो पूरा मानसून में बह गया है। कोई चर्चा नहीं हो पाई है। एक दिन चर्चा जरूर हुई थी, उसके बाद से विधायी कार्य थोड़े बहुत जरूर किए गए हैं, लेकिन अगर चर्चा की बात करें किसी बिल पर अच्छे से, वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसका कारण साफ है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से आंदोलन हुआ और वहाँ पर पैलेट गन चली, लाठीचार्ज हुआ, बिहार में AK-47 चली, उसको लेकर के विपक्ष ये कह रहा था कि अमित शाह जवाब दे और बताएं कि ये जिम्मेदारी किसकी है। आज किरण रिजिजू ने आकर के बताया कि आपकी मांग मान ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर के जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब आपको पूरा जवाब सुनना चाहिए और पीछे हटना नहीं चाहिए और वहां से सदन छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आज का पूरा दिन यूं ही चला गया। विधायी कार्य थोड़े बहुत जैसे हो हल्ला के बीच होते रहे, लेकिन पूरा दिन इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज भी चर्चा नहीं हो पाई। अंतिम 3 दिन बचे हुए थे। इस सप्ताह के 3 दिन 10, 11 और 12 सारे जो सत्ता पक्ष है उसने भी तैयारी कर रखी थी। अपने सभी सांसदों को माफ करिएगा बुला करके रखा था और विपक्ष ने भी विहिप जारी कर रखी थी कि उसके सभी सांसद सदन में तैनात रहें। कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर बड़ा क्या होगा? क्या बड़ा ये होगा FCRA बिल पास होगा? बहुत महत्वपूर्ण बिल है। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा छिड़ी हुई है। 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। केरल में और जो क्रिश्चियन की सबसे बड़ी NGO है वो उसने भी अमित शाह से मुलाकात की और अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो उनके सामने रखी हैं। FCRA का बिल पास होगा। उसके अलावा 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर के। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, लेकिन उसको डीलिमिटेशन से जोड़ा जा रहा है। क्या डीलिमिटेशन बिल पास हो पाएगा? डीलिमिटेशन के लिए गौरतलब है कि ये संविधान का संशोधन है और उसके लिए 363 सांसद चाहिए। सरकार ये कह रही कि हमारे पास में 240 है, 110 का हमने जुगाड़ कर लिया है। उस पर भी हम आपको बताएंगे 110 का जुगाड़ कहां से किया है और बाकी भी हमारे पास आ जाएंगे। तो क्या सरकार इस ओर बढ़ रही है कि 363 सांसद लेकर के एक बड़ा कुछ किया जाए, डीलिमिटेशन करा करके देश में कुछ इस तरीके से माहौल बनाया जाए कि अगले कुछ सालों क्या तमाम सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे और विपक्ष का कहीं नामो निशान न रहे। हम इसी पर करेंगे चर्चा। क्या अमित शाह देंगे जवाब? अमित शाह जवाब देंगे, उसमें कोई संशय नहीं रह गया है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आकर के बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब चलेगी संसद? 2 दिन बचे हैं। क्या इस 2 दिन में कोई बड़ा काम होगा? वो अगर होगा तो वो क्या होगा? या 15 तारीख के बाद 3 दिनों के लिए फिर से संसद सत्र का आह्वान किया जाएगा? उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। लेकिन हम पूरे दिन सदन में क्या रहा, कैसे रहा, जरा क्या बोला, किसने क्या बोला, जरा सुन लेते हैं। चलिए, इसी बीच हम मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो फहरिस्त गिनाई कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष से ये मांग की जा रही कि विपक्ष उनकी बात को ना पूरा सुने, बल्कि जो बाकी के बिल हैं उस पर चर्चा भी हो। कम से कम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम यहाँ पर जरूर हो। लेकिन ये क्या होगा, क्योंकि विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है और विपक्ष ने अपनी मांगे भी पूरी नहीं रखी है कि अब अगर अमित शाह बोलेंगे, वो लाठीचार्ज पर बोलेंगे, तो उसके बाद उसकी मांग क्या है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा हो चुका है। दूसरी मांग थी कि अमित शाह आकर के बताएं कि लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। और तीसरी बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर के बताएं, देश से माफ़ी मांगे। तो क्या ये तीसरी मांग को भी विपक्ष आगे बढ़ाएगा
और ये सदन इसी तरीके से हंगामेदार रहेगा या अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्या बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है, वो बहुत बड़ा क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा होगी। क्यों? इसलिए क्योंककि सत्र का अगला 2 दिन देश की दशा दिशा तय कर सकता है। अगर डिलिमिटेशन बिल पास होता है, 363 सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाते हैं, तो यकीन मानिए ये एक इतिहास रचने वाला होगा, क्योंकि 240 सांसद हैं आपके पास में, अल्पमत की सरकार है, लेकिन आपने बहुमत जो कि 272 का है उसको तो छोड़िए, आपने संविधान संशोधन का बहुमत अगर हासिल कर लिया तो इससे आप समझिए कि कितना बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए, तमाम 20 जो सांसद टूट करके आए हैं टीएमसी से, वो हैं आपके पास में। उसके अलावा जो उद्धव ठाकरे के 6 टूट के अभी आए हैं वो आपके पास में है, और एनसीपी एसपी के 8 सांसद हैं, वो भी लगातार अभी आपने देखा शरद पवार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। अब उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी आज अपने 8 सांसदों के साथ में मुलाकात की है, तो कहा यह जा रहा कि वो भी सरकार के साथ चले जाएंगे। सुप्रिया सुले लगातार कैबिनेट मंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं और शरद पवार भी लगातार चाहते हैं कि उनकी बेटी कैबिनेट मंत्री बने, तो वो भी आ जाएंगे। तमाम और सांसदों को भी जोड़ लिया गया है, तो क्या 363 सांसद जुटा करके सरकार एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और एफसीआरए बिल क्या है और क्यों इतना हंगामा मचा हुआ पूरे देश में, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, जरा हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रोफेसर महेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रभिषेक सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है प्रभिषेक सिंह जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र पटेल सिंह जी युवा है और युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, आपका भी बहुत खैर मकदम है। और इसके साथ हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं जिन्होंने राजनीति को बड़े करीब से जिया है, सुनील त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो जरा प्रोफेसर महेश वर्मा जी के साथ चल। महेश वर्मा जी बताइए, अब तो तैयार हो गए अमित शाह जवाब देने के लिए, प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है और किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई प्रधान गृह मंत्री तैयार हैं संसद में आकर के अपना बयान देने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है इससे कुछ नतीजा निकलने वाला है, निकलेगा नतीजा? देखिए, उससे भी बड़ी शर्मनाक स्थिति आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है, जो छात्र आंदोलन को लेकर, उस घटना को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने हाय तौबा मचाई पार्लियामेंट के अंदर, जनता के करोड़ों करोड़ों रुपया का स्वाहा किया, सत्ता की बेरोजगारी दूर करने का जो तौर तरीका इन लोगों ने अपनाया, कि वो अब कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई इस पे बहस नहीं करनी है। सरकार कह रही है कि हम बहस करेंगे, वो कह रहे हैं हमें बहस ही नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ स्टेटमेंट दे दो। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और क्या होगी, जो लगातार जो है पार्लियामेंट को बाधित इसी बात के लिए कर रहा था कि भाई गृह मंत्री आके जवाब दे। तो आप डिस्कशन कर लिए, आप डिस्कशन से क्यों भाग रहे? तो इसको कहीं पता तो चलना चाहिए ना, आखिर में क्या ऐसा कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बयान दिया, और कारण तो वो बताएं कि अचानक वो इस चीज से भागना क्यों चाह रहे हैं। और ये तो इनकी, मतलब मैं समझता हूं कि ये लोग अक्सर यही करते हैं, हिट एंड रन, कि मारो और भागो। तो मारो और भागो की राजनीति आप कब तक करेंगे? कब तक देश की जनता की आंख में धूल आप झोंकने का काम करेंगे? अब रही बात परिसीमन की, परिसीमन का जो विरोध कर रहे हैं, उस विरोध के पीछे कोई कारण होना चाहिए, वजह होना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी हो गई, एक आपने जो है 499 से शुरू किया, 545 पे खत्म किया। जब 545 पे जिस दिन आपने इसको फ्रीज किया, उस दिन आबादी क्या थी? 54 करोड़ थी। आज वो आबादी 140 करोड़। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है इसमें सिर्फ महिलाओं को ही हक नहीं दे रही। 119 सीट, अगर ये बिल पास होता है तो 119 सीट जो है SC ST को मिलेगा।
तो क्या ये उसका विरोध करना है? क्या ये दलित विरोधी और आदिवासी विरोधी लोग हैं? ये वो चेहरे हैं, इनको सब चीज मालूम है, लेकिन आपका विरोध का कारण क्या है? और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एफसीआरए बिल जिसका ये विरोध करने चले हैं, इंदिरा गांधी जी ने एफसीआरए बिल बनाया, उससे पहले जो है खुली छूट थी। उन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले जो है कहीं रेगुलेशन एक्ट लेकर आई, उसके बाद राजीव गांधी जी ने इसको मतलब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया, और मनमोहन सिंह ने उसी एफसीआरए को जो है 5 साल तक लिमिट किया, और उसके बाद कहा कि अगर ये एफसीआरए 5 साल में रिन्यूअल नहीं होता है तो आपका जो है कोई भी हक और अधिकार इस तरह के पैसों पे नहीं होगा जी। अब उसी को अगर रेगुलेट करने की हम बात कर रहे हैं, इन तीनों चीजों को कहीं इस कानून को रेगुलेट करने की बात अगर हो रही है, तो आखिर में आपको दर्द क्यों उठ रहा है? आपको इसमें राजनीति दिखाई दे रही है? आपको कहीं वोट दिखाई दे रहा है? आपको कहीं धर्मांतरण का जो पैसा आता है उसके ऊपर क्या इसके जरिए जो है लगने वाली चोट, उससे आप बौखलाए हुए हैं? तो स्पष्ट होना चाहिए ना, देश को पता तो चलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक बात कि आपका कारण क्या है, बिल्कुल आप किस वजह से इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध सिर्फ आप इसलिए कर जी, विरोध आप इसलिए नहीं कर रहे हैं ना पृथ्वी की, भाई हम जो है पार्लियामेंट में नंगा नाच करेंगे, हम तो भाई पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेता है, इसलिए हम टी शर्ट पॉकेट में हाथ डाल के जो मन में आएगा वो बोलेंगे, बकेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में ड्रामा करेंगे, नाटक करेंगे, कभी चंदे के नाम पर। तो पार्लियामेंट को अगर आपको इसी तरह से आपने पार्लियामेंट को समझा हुआ है जी, तो इस तरह से हमारे इस मजबूत लोकतंत्र में आप जैसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। ठीक है। और स्पष्टता के साथ सबसे बड़ी बात तो आज खड़गे जी के बयान से उभरा है कि आखिर छात्र आंदोलन को लेकर पीछे क्यों हट रहे हैं, देश समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है महेश जी। जरा भाई प्रभुशेख सिंह जी बताइए क्यों विरोध हो रहा है? अब तो सीधा सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये तय हो, आप लोग मांग कर रहे थे कि अमित शाह आकर के अपना बयान दें, वो तैयार हो गए। किरण रिजिजू जी ने आकर के सामने कह दिया है, संसदीय कार्य मंत्री है कि गृह मंत्री तैयार हैं अपना स्टेटमेंट देने के लिए। तो अब आप पीछे हटने की इसकी वजह क्या है? पीछे हटने की वजह तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब इतने दिनों से जब अमित शाह जी को खोजबीन हो रही थी, खोजा जा रहा था कहाँ बैठे हुए थे, कहाँ छुपे हुए थे, नहीं पता चल रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो बाहर विदेश यात्रा करते रहते हैं, और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो इतना बर्बरता पूर्वक काम करने के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ आंदोलन के अंदर, उसके बाद वो छुपे बैठे हुए थे, दिख नहीं रहे थे। रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वो तो वही तो मांग थी, हमारी भी मांग वही थी, छात्र आंदोलन के छात्रों की भी मांग वही थी। तो अमित शाह जी अब आए हैं, रिजिजू जी अब आ रहे हैं, तो अभी तक नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। इतने जो बता रहे हैं, हमारे महेश जी ने कहा कि संसद नहीं चलने देते, हिट एंड रन वाला सिस्टम है उनका। साहब एक चीज बताइएगा मुझे कि कहाँ आपको हिट एंड रन, कहाँ ऐसा हुआ? और विरोधी दल का नेता और विरोधी दलों का काम ही यही है सवाल पूछना। हमने सिर्फ सवाल पूछा है, सवाल से भाग क्यों रहते? चले जाते हैं पहले, इतने दिन बाद, कितने दिन तक कहाँ थे वो? अगर उनकी तबीयत नासाज थी, उनको तकलीफ थी कोई, तो वो ये जाहिर करते, क्लियर करते नहीं। वो तो कहीं छुपे दुख के बैठे हुए थे, बस अब देखा कि अब हाथ से बाहर चली जा रही चीजें, तो अब आ गए सामने। वो भी अपने किसी और दूसरे मंत्री के तौर माध्यम से बुलवाइए, खुद तो भी पहुंचे नहीं है शायद, उनको भी वक्त लगेगा, उनके पास अभी जवाब है नहीं, तो जल्दी आएंगे कैसे? नहीं, लेकिन सवाल यही है ना, आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया कि अब आपकी मांग क्या है। भाई आपकी पहली सबसे बड़ी मांग थी कि गृह मंत्री आकर के सदन में जवाब दें। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कह दिया कि वो तैयार है आके जवाब देने के लिए, आप आइए उनकी बात सुनिए। नहीं, तो आप जब सदन में जाएंगे तो उनकी बात सुन पाएंगे ना जी। सदन में जब आप जाएंगे, बैठेंगे, हो हल्ला बंद करेंगे, तभी तो सुन पाएंगे ना, तभी तो आएंगे वो। हाँ तो आए, तो अभी इनको बुलाते इतने दिन बाद तो उनके संसदीय कार्य मंत्री आए हैं, पता नहीं वो भी कितना रोने लोग, पता नहीं कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं। चुनाव होता तो तुरंत पहुंच जाते। क्या कोई कंडीशन? भैया वो पार्लियामेंट में परिसीमन बिल पे बोल रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं जी? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है बाइट? ये बाइट देखिए, टेलीविजन पे दिख रहा है। अभी जब हमारी चर्चा शुरू तब नहीं हुआ तो अलग बात होगा, तब मैंने नहीं देखा था। अभी अगर आ गए तो अलग बात। अरे भाई अभी नहीं, ये तो सुबह से हो रहा है सर। महेश वर्मा जी आपको करेक्ट कर दे, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है, माफ करिएगा, ये पुराने विजुअल है, ये हम लोग पुराने विजुअल। मैं कह रहा हूँ
आज भी वो जानकारी तो लोकसभा रखिए। में थे जी। सर, लोकसभा में आज भी थे। हाँ और आज भी वो हर रोज होते हैं संसद नहीं में, नहीं, वो हर लोकसभा रोज में होते हैं। ना महेश वर्मा जी, लोकसभा में होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कमरे में लोकसभा बैठेंगे। में लोकसभा का अपने कमरे मतलब में ये कि नहीं सदन होता में है। आके बैठेंगे। लेकिन प्रभुतेज सिंह जी, तो हमें कह ये रहा हूं। बताइए, मेरा लेकिन सवाल आपसे है, आ रहा हूं प्रभुतेज सिंह जी। तैयार है बहस करने के लिए। हाँ, मैं तो आप क्यों पीछे इसीलिए भाग रहे हैं? प्रभुतेज सिंह से दोबारा से तो पूछता ये है हूँ। ना। प्रभुतेज सिंह जी, आप ये बताइए कि अब आपकी मांग क्या है? कि भाई, जो आपकी दो बड़ी मांग थी, छात्रों की मांग थी, प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, गृह मंत्री बयान देने के लिए तैयार हो गए, अब आप आगे की आपका कार्रवाई चलने के लिए क्या आपकी डिमांड क्या है? अब आगे देखिए, अभी देखिए चीजों को बहलाने गुजराने की बात चल रही है। अभी महिला आरक्षण के नाम पे परिसीमा लागू करने की बात चल रही है। अरे चलिए, आपने ना। महिला आरक्षण का ढाल क्यों बना के रखा? चलिए महिला ठीक है, आरक्षण तो बहुत पहले, आप वो 7 बात साल बता पहले नहीं ही पा रहे कि पास आपकी हो डिमांड चुका। क्या है। ना ये डिमांड, चलिए शशांक जी आप बताइए भाई। शशांक जी, अब आपकी मांग क्या है? आपकी दो बड़ी मांग, जो सबसे बड़ी मांग थी अब बची थी कि अमित शाह जवाब दे आकर के, वो तैयार है जवाब देने के लिए, तो अब सदन क्यों नहीं चल रहा है? कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं जी। तो एहसान कर रहे हैं, डिमांड है, पूरा विपक्ष मांग रहा है कि टाइम दीजिए आके। अच्छा, एक बड़ी दिक्कत है विश्वकर्मा जी, हमारे संविधान में ना तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, ना इवन राज्यसभा को, ना इवन सदन को भी ये पावर है कि वो किसी भी मंत्री को जवाब देने के लिए बाध्य कर सके। ये एक तकनीकी वो है। ये सब कुछ निर्भर करेगा मंत्री के आने पर। अब कम से कम जब वो आने को तैयार हुए हैं तो देश की जनता को ये भी जानने का हक है कि इतने दिन क्यों नहीं आ रहे थे। हम अब आप मुझसे आप पूछें, ये पॉलिटिकल स्टेट की बात नहीं है। आपने जैसे मुझसे पूछा, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं कह सकता हूं कि पर्दे के पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई ये तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पर कि एफसीआरए भी लाना है। एफसीआरए पे डीएमके और केरला दोनों का विरोध है। इसी तरीके से जो डिलिमिटेशन लाए हैं, विपक्ष ने इतना ही तो कहा था कि आप जो है सभी दलों की बैठक बुला लीजिए। मैं तो प्रोफेसर साहब बैठे हैं, महेश जी बहुत सीनियर आदमी है, कौन सी ऐसी बिल में परिवर्तन आ गया कि जो बिल गिरा है उसमें नया संशोधन करके क्या ला रहे हैं आप? भाई, आप एक बिल आया, वो गिर गया, तो कोई नई परिस्थितियां होंगी। पुराना ही बिल लाके, जब एक पुराने पर तो स्टैंड सबका मालूम है, उसमें सही गलत तो अपनी जगह पर, एक बिल गिर चुका, जब बिल गिर गया तो नए बिल में ऐसा क्या ला रहे हैं? तभी तो विपक्ष ने कहा कि भाई आप एक बैठक करें, ऑल पार्टी मीटिंग करें तो पता लगे। वो बदला सिर्फ इतना है कि कुछ सांसद इधर से उधर हो गए हैं। जब सांसद इधर से उधर हो गए तो बिल के नेचर पे परिवर्तन थोड़ी हुआ। बिल के जो लेके आए हैं, या कोई आपने वो किया हो परसीमन का, डिलिमिटेशन का आधार क्या होगा, तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में कौन सी आफत थी? दरअसल बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, उस तरीके में ये डिक्टेट करके काम करते हैं। अब ऐसा प्रमोट किया जा रहा है, आप लोग की जो मीडिया की भी जो न्यूज आ रही है कि कल आके अमित शाह जी बयान देंगे, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पार्ट पे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं छात्रों को माफ कर रहा हूं। माफी की स्टेज तो है प्रशासन की, कि जिसने बच्चों पे गोली चलाई, लाठी चलाई, माफी उनसे मांगनी है कि मैं उनको माफ कर रहा हूं। नहीं ठीक है, जवाब बड़े को चाहिए, छोटन को उत्पाद, पुरानी एक कहावत है। बिल्कुल ठीक, तो बड़ा स्पष्ट रूप से एक स्पष्ट सी बात है जी कि मंशा क्लियर। विपक्ष केवल इतना जानना चाहता है कि आपकी मंशा क्या है। 2 दिन का सदन बचा है, अगर एक बैठक हो जाती, हो सकता है कि सदन बढ़ाने पर भी तैयार हो जाते विपक्ष। नहीं, तो आपकी क्या, शशांक जी, क्या आपकी मांग यही है कि पहले ऑल पार्टी मीटिंग हो, उसके बाद आकर के सदन में डिलिमिटेशन पर तो ऑल पार्टी की मीटिंग को सत्ता पक्ष रिफ्यूज कर चुका है। डिमांड तो थी विपक्ष की तरफ से कि डिलिमिटेशन लाने से पहले। मेरा एक सवाल आपसे, फिर आपसे भी वही सवाल है, आखिर अब आपकी डिमांड क्या है? जब आपकी सारी मांगे मान ली गई तो उसके आगे बचता जी डिमांड बदली कहां? डिमांड तो वही रहती है, रोज नई नई डिमांड थोड़ी होती है। इनकी तरह थोड़ी कि नए नए बिल लेते आएंगे। डिमांड तो बड़ी सीधी सी बात है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए। तो वो तो तैयार है ना, अमित शाह जी आने के लिए तैयार है स्पष्टीकरण देने के लिए। अब आ गई बात डिलिमिटेशन की। तो डिलिमिटेशन बिल का जो वर्तमान स्वरूप है
उस स्वरूप में वो कौन सी परिस्थितियां है जब आप ही ने बिल पास किया था कि 226 की जनगणना आने के बाद हम परिसीमन उस पर लाया जाएगा, आप उसको भी संशोधित करना चाहते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि 226 की जनगणना आए बिना आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, उसको कोई जस्टिफाई तो करिए कि कारण क्या है। नहीं लेकिन सवाल ये है ना शशांक जी, सवाल ये है कि जो आपकी सबसे बड़ी डिमांड थी वो पहले सदन में तो आए, डिलिमिटेशन का बिल आएगा कि नहीं आएगा, एफसीआरए का बिल आएगा कि नहीं आएगा, और ये महिला आरक्षण बिल आएगा कि नहीं आएगा, ये तो अभी भविष्य की बात है ना। पहले तो जो पहला स्टेप है कि वो आकर के बयान देने की आपकी जो डिमांड थी वो विदाउट होने जा रही है। इतने दिन से विपक्ष धरना प्रदर्शन यही तो कर रहा था कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जवाब दो, तो वो आ तो रहे ना, इतने दिन लग तो अब आप जवाब तो आप सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? अब किसने कह दिया सदन नहीं चलने दे रहे? आज पूरा दिन निकल गया ना। आप क्या चाहते हो कि पूरी गारंटी लिख के दी जाए कि आप साहब आएंगे, हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, आप 3 घंटे भाषण देंगे, नहीं विपक्ष आपको कम से कम आप ये तो बताइए ना कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये तो कोई एक आकर के बताएगा ना आपकी तरफ से। चर्चा करनी ना, आप क्या पहले प्री डिसाइड करेंगे? जी चलिए, आप चर्चा को भी प्री डिसाइड करेंगे क्या? लोकतंत्र में अब लोकतंत्र भी डिक्टेट होके चलेगा क्या? नहीं चर्चा सब्जेक्ट तो बताना पड़ेगा ना कि विपक्ष बताएगा चर्चा किस पर करना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष बताएगा हम इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। नहीं, 1 मिनट की घटना भी पूरे परिवर्तन को बदल सकती है। बिल्कुल ये कौन ये बात दे देगा जी? ये कौन गारंटी दे देगा कि साहब 3 घंटे मुंह बंद रखेंगे? भाई आप आओ, अपनी बात करो, हमें सही लगेगी सुनेंगे, नहीं लगेगी तुम्हारा विरोध करेंगे। हम बैठे काहे के लिए? यही तो मामला है करने के लिए बैठे हैं। गारंटी की पूरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, 3 घंटा बैठेगा कौन? संजीव निगम जी बताइए भाई कि ये उनका सत्ता पक्ष का यही मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बयान देने के लिए आए और आप लोग वॉकआउट करके निकल जाओ, आप लोग बात भी ना सुनो। बात सुनने के लिए तो सदन में जाना पड़ेगा। जी प्रदीप जी, अभी बहुत अच्छे तरीके से शशांक यादव जी ने समझाया। मैंने सुना अपने महेश भाई को बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे कि सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है, ऐसा नहीं है। विपक्ष आपको कोऑपरेट करेगा, जिम्मेदारी सदन को चलाना सरकार की है। अब आप ये नहीं चल पा रहा है, जब ये सब लोग जान रहे हैं, बताया भी जा रहा है कि साहब गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोनों लोग संसद आते हैं लेकिन सदन में नहीं आते, तो सदन में कल आने की घोषणा आज की जा रही है, तो क्या बहुत बड़ा जो है मतलब आप एहसान कर रहे हो। ये आपको पहले दिन से इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री दोनों लोग आएंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। उनका नैतिक कर्तव्य था कि वो अच्छे ढंग से समझाते हैं, सारी बातों को समझाते हैं। तो इतना एक मिनट भाई साहब कीमती है, इतना जो है संसद का, और आपने 3 हफ्ते ऐसे गंवा दिए। आज का भी सारा दिन चला गया, कल तक के लिए संसद स्थगित हो गई है, अब बचे 2 दिन। तो और ये भी मैं सुनने में आ रहा है कि स्पेशल सेशन शायद बुलावे, पिछली बार भी बजट सत्र के बाद बुलाया गया था। मतलब पहले जो नियमित सत्र है उसमें आप हाँ उल्ला करके उसको समय आप उसका ऐसे भेजा बहने देते हो और बाद में फिर स्पेशल सेशन बुलाते हो। पता नहीं ये कौन सी जो है बुद्धिमानी है, कौन सी, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसका जवाब मैं समझता हूँ महेश वर्मा अगर कुछ बता पाएंगे तो बताएंगे। महेश जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल ये भी है, सवाल यही ना कि भाई जब आपकी सबसे बड़ी डिमांड है, मैं फिर से आपसे भी जो सवाल मैंने शशांक जी से पूछा था वही आपसे पूछ रहा हूं, जब आपकी सबसे बड़ी डिमांड मांग ली गई कि गृह मंत्री आएंगे और जवाब देंगे, तो आपको सदन में जाकर के सुचारू रूप से सदन चलने देना चाहिए ना, फिर ये हो हल्ला क्यों? नहीं तो अब मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हो हल्ला क्यों। मतलब बिल्कुल अपने मैं समझता हूँ होठों में क्या कोई टेप लगा करके जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बात ये तो माननी है, गृह मंत्री जी जाएंगे, बात रखेंगे, अगर कहीं कोई बात होगा तो वो लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो उनको अधिकार है, वो बीच में करते। मतलब आप संभाल नहीं पा रहे हो, ये तो मैं आज तक नहीं समझ में आया। ये पूरी की पूरी 100% अगर संसद नहीं चल पा रही है तो संसद के अंदर का जो मुखिया है, लोकसभा में हमारे ओम बिरला साहब और राज्यसभा में जो है उपराष्ट्रपति महोदय जो वहां के जो है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, जैसे भी चले, ठीक कला होती है। अगर ये नहीं चल पा रही है तो आप अच्छा में बिल्कुल यू डोंट डिजर्व फॉर दिस पोस्ट। जी शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, चलिए रविंद्र सिंह जी के पास। रविंद्र सिंह जी बताइए भाई, आप तो युवा हैं, देश की संसद को देख रहे हैं। बस एक लाइन याद दिलाना चाहता हूं विश्वकर्मा जी, आप पुराने पत्रकार हैं जी। जेपीसी के गठन को लेकर जी शशांक जी आपकी आवाज कट गई, चलिए दोबारा से आपके पास आएंगे। जी अपनी बात रख लीजिए शशांक जी।
लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते शशांक जी की बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम इन तकनीकी दिक्कतों को दूर करा करके जी सर आवाज कट जी जी बताइए, अपनी जी। बात रख लीजिए शशांक जी। मैं कह रहा हूं कि चलिए, लगता है नेटवर्क की दिक्कत है। शशांक जी आपके पास आएंगे। रविंद्र जी अपनी बात रख लीजिए भाई, रविंद्र सिंह पटेल जी। देखिए, जी हाँ, मेरा ये कहना है आज के इस मुद्दे पे कि विपक्ष गुमराह है। अच्छा, विपक्ष ये खुद सदन को नहीं चलने देना चाहता। अभी तक इनकी पहली मांग थी कि आदरणीय गृह मंत्री जी सदन में नहीं आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य व्यवस्था के लिए संसदीय कार्य मंत्री हैं और सदन में पीठासीन जो होता है वो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन होता है। और हम कोई सवाल अगर करते हैं तो पीठ से करते हैं। पीठ अगर उस विभाग का मंत्री नहीं है तो उनको सूचित करता है और अगली तारीख पर उन्हें बुलाता है, फिर वो मंत्री आके उस पर जवाब देता है। आदरणीय विधायक के समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, स्वयं में सदन में ऐसे कई वाकये से गुजरे होंगे। हम सब लोग तो भी नौजवान हैं, जो देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वही समझ पा रहे हैं। लेकिन संसदीय व्यवस्था या विधायिका में, संविधान में सबको एक अधिकार दिया गया। अब अगर आदरणीय गृह मंत्री जी सदन में आ रहे हैं तो सदन में आने के बाद वो अपनी बात रखेंगे। अगर आप विपक्ष के लोग सहमत नहीं हैं, जैसे अभी सब कुछ संभावनाओं पर चल रहा है, परिसीमन की बात, अच्छा महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है, उस पे क्या हाथ तो अल्लाह मचा रहे हैं। डिलिमिटेशन जब होगा तो उसमें SC ST को फायदा होना है, उसमें महिला सांसदों की संख्या बढ़नी है। अब बात आई कि ये 50 साल बाद हो रहा, 50 साल बाद ये हो रहा है। जब आप ही चर्चा कर रहे थे कि अभी जब आज से 50 साल पहले ये हुआ, 499 से 545 गए तो उस समय की आबादी 54 करोड़ थी और आज लगभग 140 करोड़ है। तो इतना बड़ा डिफरेंस हुआ, 2/3 बढ़ गए आबादी। तो जब 2/3 आबादी बढ़ चुकी है तो इस आबादी के अनुरूप हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सांसद में, विधानसभा में पहुंचना है। ठीक है, इसीलिए इसकी चर्चा होनी है। रविंद्र सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं जी, वक्त पड़ने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। हमारे संसदीय कार्य के लिए संसदीय मंत्री उपलब्ध है लगातार। रविंद्र सिंह जी बात रख रहे हैं। रविंद्र सिंह जी, 2-3 सवाल है, सुन लीजिए। आवाज आ रही है आपको? तो इसको पूरे कर लो जी, जल्दी से पूरी कर लीजिए अपनी बात। मैं कब से आपके चैनल को बड़े धैर्य से सुन रहा था जी। हम कहते हैं विपक्ष, कांग्रेस के मित्र बोल नहीं पाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय विधायक जी कह रहे हैं कि अब क्या टेप लगा के आएंगे, निगम साहब कह रहे हैं टेप लगा, नहीं कोई टेप न लगाए। नेता मुखर होता है, नेता बोलना जानता है, नेता बोलेगा, जनता की बात बोलेगा। लेकिन सरकार जिसकी है, जनता ने जिसको जनादेश दिया है, जनमत दिया है, उसके अधिकार है, वो अपने प्रस्ताव लाएगा। अगर विपक्ष मानेगा तो पास होगा, नहीं मानेगा तो वोटिंग होगी। ठीक है, वोटिंग में जो परिणाम रविंद्र सिंह जी सवाल ये है, जनता देश देखेगी। रविंद्र सिंह जी सवाल ये है, सदन न चलने देना, यह देश की जनता के साथ धोखा है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रविंद्र सिंह पटेल जी, आप युवा हैं, आपका ये जोश देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 3 हफ्ते का सदन मानसून में बह गया। राजनीति में एक व्यवस्था है। अरे सुन लीजिए, सवाल सुनिए, सवाल ये है, विपक्ष कह रहा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मानसून का 3 हफ्ता मानसून में चला गया, बह गया, अब आए तो क्या है। दूसरी बड़ी बात है कि कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। आज सदन है, आपको तो आना ही चाहिए। सर बोलो जी, बताइए। देर आए दुरुस्त आए तो ये हमारी जिम्मेवारी है, हम आ रहे हैं, आना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी है। संसदीय व्यवस्था में हमारे संसदीय मंत्री है ना वहाँ पे, और आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो लिखित ऑन रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड। अरे भाई, गृह मंत्रालय, रविंद्र सिंह पटेल जी, लाठी चार्ज पर, पहले गन पर और AK-47 पर अगर बात की जा रही है तो उसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री थोड़ी ना देंगे, उसका जवाब देंगे गृह मंत्री, क्योंकि गृह मंत्री के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी गृह मंत्री आ रहा हूँ, आज महेश जी आपके पास आ रहा हूँ जी।
गृह मंत्री उसका भी जवाब देंगे। अभी 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 सुन लीजिए, अभी किरण रिजिजू ने क्या निवेदन किया कि आदरणीय गृह मंत्री जी कल आ रहे हैं और विपक्ष से हम चाहेंगे कि कोऑपरेट करें। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कल आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आएंगे, जवाब देंगे और आप लोग आइए सदन में। ठीक है रविंद्र जी, आता हूँ आपके पास में, समझता हूँ, जरा सुनील त्रिपाठी जी से समझने की कोशिश करता हूँ। सुनील त्रिपाठी जी भाई बताइए, ये तो मामला पूरा अटक गया है। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जब आए तो आप लोग सदन में रहे, उनको सुनिए। विपक्ष कह रहे हम 3 घंटे तक मुंह पे टेप चिपका के थोड़ी ना बैठेंगे। देखिए प्रदीप जी, पिछले सत्र को आप देखिए तो नरवणे जी की किताब पर पूरा सत्र शुरू हुआ, खत्म हो गया। बार मैं देख रहा हूं कि जंतर मंतर पर बच्चों द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर के ही सत्र समापन को ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ना विपक्ष, मेरा मानना है, ना विपक्ष चर्चा करना चाहता है, ना सत्ता पर चर्चा कराना चाहता है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जनता का धन बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल सही है। सत्र चलता है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, टैक्स पेयर के पैसे सत्र चलता है। लेकिन ये चिंता उन माननीयों को भी करना चाहिए जिनको जनता ने चुनकर अपनी आवाज बनाकर, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, प्रदीप जी, भेजा है। इसीलिए भेजा है कि वो हमारी कम से कम समस्याओं को प्रमुखता से वहां रखे। तो लेकिन किसी सत्र में आप बता दें जन मुद्दा कोई उठाया गया हो। भारतीय जनता पार्टी आई जब से लोकसभा में बिल, जनता में कागज, जनता कागजों में उलझी है, विपक्ष बिलों में उलझा है, काम सब चल रहा है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात। जिस तरह से आप कागजों में कहीं SIR पे, कहीं आधार कार्ड पे, कहीं किसी भी उलझाए पूरे प्रदेश को बैठे हैं आप, लोकसभा में यही हाल है। तो आखिर देश के उन गरीब, शोषित, वंचितों, जिनको वास्तव में परेशानी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं पर कब चर्चा होगी? ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश देख रहा, कम से कम उनकी भी तो बात रखनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के एक मंत्री नाम लेना चाह रहा हूं, प्रदीप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेश खन्ना जी। मैंने सुरेश खन्ना जी को विधानसभा की रिपोर्टिंग दौरान देखा कि अगर नहरों में पानी नहीं आया है तो सुरेश खन्ना जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि हमारी नहर में पानी नहीं आ रहा है। सोच लीजिए, छोटे स्तर पर। ठीक बात। और हमारे माननीय सांसद जी बैठते हैं वहां, जनता के साथ क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक ही मुद्दा लेकर, तमाम मुद्दे हैं आप पास, उन मुद्दों पर भी आइए। और देखिए, पिछली बार भी आपने देखा राहुल जी कहे नरेंद्र मोदी जी नहीं आ रहे हैं। हिट एंड रन का काम आप कर ही रहे हैं, आप आरोप लगा के भागते क्यों हैं? चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अगर अमित शाह जी आ रहे हैं तो आप उससे सवाल कीजिए और पूछिए। और ये सत्य है कि जिस विभाग का मामला होगा जी, उस विभाग का मंत्री जवाब देगा। हाँ, ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हार्ट में हो, अरे भाई, तो क्या हार्ट का डॉक्टर इलाज करेगा? नहीं सुनील जी, लेकिन सवाल ये है कि पहले सांसद अपने बारे में सोच लें, तब तो भी गरीबों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और किसानों की बात होगी ना। पहले तो सांसद 543 से लेकर के 650 तक हो जाएं, 850 तक, तब कहीं जाकर के चर्चा कर पाए। बेचारे सांसद कम हैं, चर्चा कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रदीप जी, ये दुर्भाग्य मैंने विधानसभा में देखा। मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ, हमारे कई विधायक सोते हुए नजर आए। हाँ। जब बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा, हाथ जोड़ के मान्यवर, आप नहीं सो रहे हो, ये मेरा जिला सो रहा, जिला जनता सो रही बैठी। इतना थक जाते हैं विधायक बेचारे, दौड़ते दौड़ते, वीडियो देखते देखते सदन में। अब सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे बताइए? महेश जी, आपके पास आ रहा हूँ भाई। ये सौभाग्य प्रदीप जी जो वहां तक पहुंचते हैं लोग। जी, ये सोते नहीं है महेश जी, जनता की। जी, आ रहा हूँ सुनील जी, आ रहा हूँ, रविंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ। महेश जी, पहले अपनी बात रख लीजिए, कुछ सवाल हैं, कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहिए। जी महेश जी। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे विपक्ष के मित्र, मैं स्पेशली शशांक जी का नाम लेके ये कहना चाहूंगा कि शशांक जी ने बड़ी टेक्निकल बात बताई कि भी संसद या लोकसभा जो चलाई जाती है वो एक नियम के तहत चलाई जाती है। तो मित्र, मुझे ये बता दो कि कौन से नियम के तहत और किसके तहत आप लोग जो संसद में जो बैनर और पोस्टर लेके लहरा रहे थे, कौन सा सांसद, कौन सा विरोधी दल, कौन सा विपक्षी दल ने कोई नोटिस दिया, कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव, जो हम लोग भी 20-25 साल कम से कम पार्लियामेंट कवर किया है जर्नलिस्ट जी, कोई तौर तरीका तो होता है ना काम करने का। कहाँ है ऐसा चीज जो आपने कहा और उसके बाद पार्लियामेंट में जो है होम मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं, जिनके लिए आप कह रहे हो कि जवाब दो। बताइए भाई शशांक जी, आप ही जवाब दीजिए। नहीं, एक और बात। सवाल यह है कि पार्लियामेंट ने जो है देखा, पूरे देश ने देखा कि पार्लियामेंट ने जो है
वो युवाओं के लिए कितना ये सरकार संवेदनशील है। कानून पास हुआ जी। नहीं शशांक जी से जवाब ले लें महेश जी। हाँ शशांक जी बताइए भाई। देखिए नहीं, मैं पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए 2 मिनट के लिए। मैं आपके चैनल पे आया, मुझे आपने इन्फॉर्म किया। जी। मुझे आपने बताया कि आज आपके यहाँ बहस में मुझे पार्टिसिपेट करना है। एक चैनल पे अगर इस तरह की हम औपचारिकता को कहीं निभाते, ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे बताएंगे नहीं, हम आपके चैनल के अंदर आ जाएंगे। तो उसी तरह से लोकसभा राज्यसभा की भी एक व्यवस्था है। आप कुछ बताएंगे, आज कुछ आप कुछ कहेंगे, आप कुछ रखेंगे, दिखा दो ना कि कहाँ। हाँ, इसके तहत हमने एक जवाब मांगा, जवाब सरकार से नहीं मिला। नहीं भाई महेश जी, तो बहुत दिन से डिमांड है ना कि भाई अमित शाह करके जवाब दें। डिमांड होना, आपका डिमांड करना। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे लिंक ना भेजो और कहो कि महेश जी 5 बजे पार्टिसिपेट करना है। मैं कहां से करूंगा पार्टिसिपेट? अरे भाई आपका चैनल है, आप आकर के कभी भी डिबेट के लिए कह सकते हैं कि मैं भी आ जाऊंगा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल, एक उदाहरण। अच्छा ये बता दिए शशांक जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मुझे महेश जी से कुछ सवाल लेने। समझ में आना चाहिए ना जी, मुझे समझ में आना चाहिए। अगर हमको मालूम हो 15 दिन आपके चैनल में बैठना है जी, तो मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा कि भाई साहब मैं 5 बजे आ रहा हूँ, अगर मुझे मालूम है। जी जब सत्र चलता है तो वर्मा जी सबको मालूम होता है। ठीक है शशांक जी, अगर आपको पार्लियामेंट में बिल जब पास हुआ, बिल के ऊपर जब बहस चल रही थी, सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई, और अब जब सरकार ने कह दिया कि हम बहस करने के लिए तैयार है, तो आप बहस से क्यों भाग रहे हैं? जल्दी से आपने शशांक जी को संबोधित किया है, तो शशांक जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास में। शशांक जी। अरे भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है प्रदीप जी। मैं कह रहा हूँ कि खड़गे जी अब क्यों भाग रहे हैं? शशांक जी जवाब आपका दे रहे हैं। शशांक जी जी शशांक कार्य स्थगन का, विश्वकर्मा जी, कार्य स्थगन का प्राविधान किस लिए रखा गया? कि जो भी अर्जेंट वर्क है उसको आप सामने लाएंगे, इसके लिए सारा काम रोक कर उस पर बात की जाए। जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट जो है म्युनिसिपल बोर्ड नहीं है कि वहां पर नाली की और हम सड़क की और जो है वहां पर उसकी जो है वो सफाई की बात नहीं करने जाएंगे। पार्लियामेंट का बेसिक काम है संविधान की रक्षा। जो जब डेमोक्रेसी ही खतरे में होगी तो वहां पर हम क्या खाली जो है पाव बड़ा खाने जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट के अंदर जाया जाता है जब संविधान। प्रोफेसर साहब एक मिनट प्रोफेसर साहब, पार्लियामेंट का बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर डेमोक्रेसी खतरे में है, आप पहले उसकी रक्षा के लिए जाएंगे। और पार्लियामेंट में जो आपने सवाल किया कि पर्चे, पोस्टर और ये कहां से आप लेके आ रहे हो, तो मैंने उसका उदाहरण दिया है कि 60-60 दिन जो पार्लियामेंट चलती है वो प्रेसिडेंट से चलती है। 60-60 दिन भाजपा ने रोकी है पार्लियामेंट, 60-60 दिन काम नहीं हुआ है जेपीसी की डिमांड पर। अपोजिशन के पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है जब सरकार सुनती नहीं है, तो अपोजिशन यही एक तरीका अपना स्टैंड लाता है कि वो पब्लिक ओपिनियन बनाए, और पब्लिक ओपिनियन के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ जब पूरे देश की जनता ने दबाव बनाया है, तब जाके इस्तीफा हुआ है। वो सांसदों के बायकॉट से इस्तीफा नहीं हुआ। देशद्रोही नहीं, छात्रों के आड़ में देशद्रोहियों का जो योजना थी, जो पंजाब पुलिस ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो अभी खुलासा किया है अमृतसर में, वो स्पष्ट हो गया कि इस आंदोलन के जरिए आप लोग क्या इस देश में करना चाह रहे थे। किस तरह से 11,000 दुर्दांत अपराधियों की एक फौज वहां खड़ी की गई, किस तरह से पार्लियामेंट में घुसने की तैयारी थी, संसद में घुसने की जो तैयारी थी, वो कहीं अगर वो आज पार्लियामेंट में बहस के दौरान अगर कहीं वो खुलेगा और उन लोगों के साथ, उन अपराधियों के साथ आप थे, ये जब स्पष्ट होगा तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे आप लोग। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, आप इतने वरिष्ठ आदमी को, आपको तो शोभा नहीं देती है ये बात, जहां पर आरएसएस के चीफ कह रहे हैं कि ये जेएनजी का प्रोटेस्ट हमसे बड़े देशद्रोही है, जहां पर आपके पास सरकार है, जहां पे गृह मंत्रालय आपके पास है। अगर देशद्रोही आतंकवादी कहीं से घुस रहे तो फेल्योर आपके पार्ट पर है। हम तो आपके साथ जिंदा हैं, हम तो आपकी अगर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुई, फिर उसके ऊपर कार्रवाई, इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी के आश्वासन पर, गृह मंत्री के आश्वासन पर जीवित है। चलिए ठीक है, आपके एक प्रवक्ता दूसरी बात बोल रहा है, एक चीज दूसरी बोल रहा है, सरकार की अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं? आप ही का विदेश, आप सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, आप ही का विदेश मंत्रालय ने कहा था किसी प्रकार का कोई विदेशी एंगल या विदेशी फंडिंग नहीं पाई गई। ये भारत सरकार का विदेश मंत्रालय ने इसी आंदोलन के बारे में बोला। आप ही के जो है पंजाब की पुलिस आपको ठीक है, शशांक जी कहां से आप ले आए? शशांक जी आपकी बात पूरी हो गई। आंदोलन को आप पूरे आंदोलन को देशद्रोही कह रहे हैं। ठीक है शशांक जी, आपकी बात पूरी हो गई। जरा महेश जी से कुछ सवाल ले लेते हैं। जी ठीक है शशांक जी, ठीक है। महेश जी, सवाल ये है
क्यों एजेंडा क्लियर क्यों नहीं हो रहा भाई? FCRA बिल आएगा कि नहीं आएगा, अभी संशय बना हुआ है। महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है, वो अब दोबारा लाने की क्या दरकार है? डिलिमिटेशन का बिल को महिला आरक्षण के बिल से जोड़ना, ये क्या दर्शाता है? मतलब कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, हमारी नीयत भी साफ है, हमारी नीति भी साफ है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है जो 2007 से अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में 33% आरक्षण का जो है प्रावधान अपने संविधान में करके और 33% पदाधिकारी नियुक्त करती है महिलाओं के रूप में। तो ये तो हमारी नीयत है। ना महेश वर्मा जी, अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश की लिस्ट दिखा दूं, 33% तो छोड़िए, 3% नहीं है। नहीं, फिर अभी जो लिस्ट निकली है यूपी की भी, उसमें आप देखिए 3% महिलाएं नहीं है। 33 की तो बात छोड़ दीजिए। सर माफी चाहता हूँ, ऐसा कहीं नहीं होता है। जो संविधान में है जी, जो संविधान परक चीजें हैं, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। उसके आप ये ठीक बात है कि संविधान में अगर आपने लिख दिया है तो ये अच्छी बात है। अब जरा ये बता दिए, FCRA बिल की आप बात कर रहे हैं। FCRA बिल इतना पुराना, 2010 में आपके तमाम लोग, आपके खुद के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से अपील कर रहे हैं, लाल डुगमा अपील कर रहे हैं मिजोरम के कि इसको मत लाइए, और क्रिश्चियन की बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कह रही हैं कि ये बिल जो हम लोग यहाँ पर हेल्थ का काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, उसको खत्म करने के लिए ला रहे हैं। आपके दो मुख्यमंत्री मिल रहे हैं अमित शाह से। इतना उनकी चिंता जो है समझने की जरूरत है, ना कि इस बिल को रोकने की। बिल में जो है, उसमें बिल का जो सेक्शन 14 है और सेक्शन 16A एंड B है, 3 चीजें हैं। 3 चीजों को रेगुलराइज करना। राजीव गांधी जी ने तो खुद ही इनिशिएटिव लिया, मनमोहन सिंह ने खुद इनिशिएटिव लिया। 2010 में भी आया भाई ये बिल। जी तब तो वो पुण्य था, और आज जब हम कर रहे हैं तो ये पाप हो गया क्या? लेकिन आपने जो ये किया है ना, आप उसमें जो बिल में क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं? हम सेक्शन 14 और सेक्शन 16 को अगर ये कह रहे हैं कि इसके लिए एक अथॉरिटी बना दीजिए, इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बना दीजिए जो इस चीज को कहीं रेगुलेट करेगा, स्पेशली एक्सक्लूसिव तरीके से देखेगा कि भाई इसमें जो फंड आ रहा है उसका फंड का क्या यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। वो सब ठीक है, वो धाराएं पहले से, महेश जी वो धाराएं तो पहले से ही मौजूद है। और बड़ी बात यह कि 12 साल निकल गए, 2011-12 में 34 हजार करोड़ रुपया आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन के तौर पर, और अभी पिछले साल 23 हजार करोड़ रुपया आया। तो 12 साल से आपको क्या पता ही नहीं चला कि कितना फंड आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे रेगुलेशन करना चाहिए? नहीं, हमारा आधार वो बिल्कुल नहीं है जो प्रदीप जी आप कह रहे हैं कि फंड कोई आ रहा है, कोई किसी चैरिटी कर रहा है, कोई एनजीओ को पैसा मिल रहा है, किससे किसी गरीब का भला हो रहा है, एजुकेशन, हमारा उससे कोई मतलब उसके ऊपर कोई किसी तरह की आपत्ति है ही नहीं। हमारी तो जो आपत्ति है, हमारी जो चीज है, हम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक रेरा बना दिया, आपने ट्राई बना दिया, इसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या कि आप कंट्रोल करेंगे ना उसमें जो आपत्ति है, सुन लीजिए, उसमें जो आपत्ति है, जो हमारी क्रिश्चियन की एनजीओ से भी बात हुई, उनका कहना कि उसमें एक नियम डाला गया कि अगर कोई फॉरेन फंड आया और कोई दिक्कत हुई तो जितना आपने यहाँ पर बनाया है वो सब जब्त कर लिया जाएगा। नहीं, मैं माफ कीजिएगा जी, जब्त की बात नहीं है। अगर आपकी कोई इरेगुलरिटीज, स्वाभाविक है कि अगर आप मान लीजिए कि एक ईडी का केस होता है, एक आपके ऊपर ईडी का केस दर्ज होता है, पता चलता है कि आपने जो है सारा पैसा, 2 नंबर का पैसा आपने बाहर भेज दिया और सारी चीजें ऐसा कर दी जिससे कि देश को नुकसान हुआ। तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई, उसके लिए यही कहा जाना है कि भाई जो संपत्ति है उसको गवर्नमेंट एक्वायर अपने पास रखेगी जब तक कि आप उसको क्लियर नहीं कर देते हैं। कैसे क्लियर होगी? आपने तमाम बिल ऐसे पीएमएलए में ऐसे बिल, पीएलए में ऐसे कानून बना दिए हैं कि अब लोगों को जमानत नहीं मिलती है। पहले पीएमएलए में ये था कि हमने नहीं बनाया, महेश वर्मा जी सुनिए, पहले अगर सीबीआई किसी को गिरफ्तार करती थी, उनका बेटा गया था, महेश वर्मा जी सुनिए, पहले सीबीआई किसी को गिरफ्तार करती थी तो ये सीबीआई की जिम्मेदारी थी कि वो अपने आप को प्रूव करे कि उसने सही लोगों को पकड़ा है। बात कहता हूँ जी, पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम के जब नाम आया 2007 में, उन्होंने कानून को चेंज किया, पीएमएलए
कानून उनका चेंज किया हुआ है, उसके बाद हमने उसको करेक्शन किया। करेक्शन में अरे भाई अब जो है गिल्टी आप हैं कि नहीं है ये साबित करने की जिम्मेदारी अब उस व्यक्ति की है जो गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले सुन लीजिए, पहले ये नियम था कि जो एजेंसी उनको गिरफ्तार कर रही है ये जिम्मेदारी उसकी थी कि उसने जो जो चार्जेस लगाए हैं वो चार्जेस सही है कि नहीं सही है। आप बिल्कुल, और हमने क्या किया, आपने उल्टा कर दिया उसको कि अब दोषी बताएगा कि वो दोषी है कि नहीं है। बिल्कुल जी सर, वो उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। पहले तो जो एजेंसी होती थी वो जो कुछ भी कह देती थी उसी के बेसिस पे तय होता था। अब तो ये है कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपने को निर्दोष साबित कर लीजिए। हमारे संजीव निगम जी आपके पास है, ठीक है। अब अभिषेक सिंह जी ये बताइए, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में 850 सीट बढ़ती है तो 24.1% दलितों को और आदिवासियों का आरक्षण भी बढ़ेगा। महेश जी, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की पिछले 3,500, 4,000, 5,000 साल से इतनी चिंता की गई है कि अब वो स्वर्ग में विराज रहे हैं। अब हर कोई प्रधानमंत्री आता है, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटती है। सब आदमी दलित पिछड़ों की बात करता है, लेकिन वो बेचारे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? आपको ये बड़ा गरीबी का इंडेक्स मनमोहन सिंह सरकार में क्या थी और मोदी सरकार में क्या है? आ रहा हूँ जब अभिषेक सिंह जी के पास चलता हूँ, मैं जी आ रहा हूँ। क्या थी और हमारे सरकार में क्या है? नहीं ठीक है, हर सरकार ये दम भरती है, ठीक है। अभिषेक सिंह बताइए कि आपको डर लग रहा है? हाँ संजीव निगम जी आपके पास भी आता हूं। विश्वास हमारा ध्येय ही है कि राष्ट्र प्रथम, ठीक है, नेशन फर्स्ट के तहत काम करते हैं। आ रहा हूँ संजीव निगम जी, आप ही बताइए भाई, आपसे सवाल ये कि आपको डर लग रहा है कि विदेश से अगर जो चंदा आता है आपका वो बंद हो जाएगा, फिर आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? यही डर सता रहा है क्या आपको? अरे 150 करोड़ नहीं सुनिए। अरे मैं एक बात बताना भूल गया। 5 सेकंड दीजिए। अरे मैं ये कह रहा हूं कि पुन्नू एक आतंकवादी है, उसने स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पे आप जैसे चैनल्स ने उसको चलाए, कहा कि 150 करोड़ रुपया मैंने केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए सरकार तो आप ये उसको रोक क्यों नहीं पाई ना संजीव निगम जी? बिल्कुल उसी पे कार्रवाई हो रही है तो उसी के ऊपर इनकी जाती है ना। ठीक है महेश जी, डर कौन रहा है, घबराया कौन है, पहले आप ये बता दें। अच्छा, ये गृह मंत्री साहब ने कहा हम कल आएंगे, अब जब 2 दिन सत्र के बचे हैं तो क्या आने की बात कह रहे हो? अरे भाई संजीव निगम जी उसकी बात हो गई, संजीव निगम जी उसकी बात हो गई। अब ये बताइए कि ये जो FCRA आ रहा है उससे क्या आपको डर लग रहा है कि अब आपका जो विदेशी चंदा आता है वो बंद हो जाएगा? क्या सुन लीजिए, सवाल सुनिए ना। FCRA में बताएंगे। जी बताइए। महेश जी नुकसान फायदे की बात बता रहे थे, नुकसान फायदे की। अरे अंदर इतनी सारी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं वो सांसदों के भाइयों की हैं, रिश्तेदारों की हैं, उनको ठेका दे करके। तो जब आप सरकार में थे तो आप सरकार में साथ में थे, आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे थे? अभिषेक सिंह जी बताइए, संजीव निगम जी रुकिए, अभिषेक सिंह जी बताइए कि आप लोग पहले इतना कड़ा कानून क्यों नहीं लाए? भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में 35,000 करोड़ रुपया विदेश से मंगाया था। भाई अरे आप बात नहीं कहने देते हो कि जो है थोड़ा बहुत समय कम है संजीव निगम जी, पूरा समय दिया आपको मैंने जी। कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेस वे बनाया इन्होंने। अरे ठीक है भाई, लूट लिया। हम एक्सप्रेस वे पर बात नहीं कर रहे हैं, वो पंखा चलाना है उसके पर बाद में बात कर लेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए भाई, समय कम है हमारे पास। आप ये बात कर रहे हैं। अरे ठीक है संजीव निगम जी, बात हो गई आपकी। चुनाव लड़ते हैं, बताइए से काम करते हैं। हाँ ठीक है, हो गई। हर मुद्दे, हमारे मुद्दे की बात है। संजीव निगम जी सुन लीजिए, हमारी डिबेट का नियम है, हम जिस विषय पर डिबेट करते हैं उसी पर रहते हैं, उससे इतर नहीं जाते हैं। हम पंखा चलाना और एक्सप्रेस वे पर बाद में बात करेंगे। अभिषेक सिंह जी बताइए, 2013 में भी 35,000 करोड़ का चंदा आया था, पिछले साल भी 23,000 करोड़ का चंदा आया। क्या आपको डर सता रहा है कि अगर चंदा नहीं आएगा तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? और सरकार इसी पर कुठाराघात कर रही है। चीनी चंदा लिया गया जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिन लोगों को टीवी डिबेट और संसद में चलने वाली डिबेट के बीच में फर्क नहीं मालूम है और उसमें कंपैरिजन करते हैं, और जिन लोगों के पास हर चीज का जवाब होता है, सामने लिखा हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर के सामने से लोग बोलते हैं या धारा प्रवाह बोले जाते हैं, क्योंकि बोलना सिर्फ एक ही बात है, वो झूठ। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ झूठ बोलना, हर बात में बोल देना है, उसका क्या सर पैर हाथ पैर कहाँ कुछ भी नहीं पता। नहीं, आपको कोई दिक्कत FCRA बिल से आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं? कोई अरे पहले होम मिनिस्टर साहब
हम संसद में तो आए, हाँ। अपने किसी मंत्री को भेज अरे दिया। आप लोग पहले आने तो दे। रविंद्र सिंह पटेल जी, ये बताइए भाई, आप ये बोलेंगे कि अभी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये तो गजब बात है। ठीक है रविंद्र सिंह पटेल जी, आप ये मुझे ये बताइए कि भाई ये चंदा तो हमेशा से आता है ना, और जो क्रिश्चियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, वो यहाँ पर ला करके हेल्थ और एजुकेशन के रूप में बड़ा काम करती हैं। आज आप भी अपने बच्चों को क्रिश्चियन कॉलेज में ही पढ़ाना चाहते हैं जो यहाँ पर हैं, वो हेल्थ केयर भी उनका सिस्टम है, आप इस पर रोक लगाना चाहते हैं, या जो चंदा आ रहा है विपक्षी पार्टियों का उसको भी रोक लगाना चाहते हैं? आप पहले ही आप लोग नोटबंदी करके उनको पंगु बना चुके हैं। सबकी सही तरीके से होता सर ऐसा है जी सर, ठीक है, इसी सब समस्याओं के समाधान के लिए लोकसभा में, संसद में डिबेट होने हैं जी, और विपक्ष की राय जाननी है। जब सदन चलेगा, अरे राय क्या जाननी है, आपके पास बहुमत है, बिल पास हो जाएगा। आपने तमाम बिल पास कराए हैं ना। मैं कह रहा हूँ पास होगा। ऐसा क्यों माना जाता है कि सत्ता पक्ष के सांसद है वो पंगु है जी? उनका भी तो अपना विवेक है, उनको भी जनता के बीच में आना है। देखिए ये कोई कह रहे हैं कि सिस्टम आपने हाईजैक कर लिया है, जनता का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप तो स्वस्थ मानसिकता से जब सदन में बहस होगा, अरे भाई आपने सिस्टम हाईजैक कर लिया तो स्वस्थ मानसिकता कहाँ रह जाएगी? सब सारा विपक्ष परेशान है, सारी पार्टियां छोड़ के आपने अपने में कब्जे में कर लिया। संभावनाओं पे देश नहीं चलता। अगर ऐसा ही संभावना होता तब तो आज 75 साल बाद में बीजेपी सरकार न बनाती, कांग्रेस नहीं बनी रहती। सुनील त्रिपाठी जी जल्दी से, ठीक है रविंद्र जी, बात होगी। सुनील त्रिपाठी जी, क्या ये जिस तरह से नोटबंदी की गई, तमाम नेताओं के पैसे जो रखे थे वो रखे रह गए, अब क्या ये FCRA बिल लाके सरकार एक और विपक्ष के ऊपर कुठाराघात करना चाहती है, जिससे कि विदेशी चंदा न आए और वो अपने जो कार्यक्रम है उनको आगे ना बढ़ा पाए? यही मंतव्य है क्या उनका? देखिए प्रदीप जी, अगर निष्पक्ष पारदर्शक तरह सरकार काम करना है तो सारे राजनीतिक दलों को अपने चंदे को RTI के अंतर्गत लाना होगा। उस पर चोर चोर मौसरे भाई कोई नहीं बोलता है। किसी राजनीतिक दल का चंदा RTI एक्ट के अंतर्गत आता हो तो आप बता दीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार मेरे सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात आता है क्या प्रदीप जी? बल्कि बड़ी बात कही भाई बताइए महेश वर्मा जी, जल्दी से बता दीजिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसको तो आपने RTI के दायरे से भी बाहर कर दिया है। महेश और ये त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आप लोग बाहर कर दिया है जी, जो पार्टियों चंदा आता है वो भी RTI से बाहर है। आजकल छुपा बैठा है पीएम केयर्स, पता नहीं कौन खड़ा किया, पता ही नहीं चला पीएम केयर्स कहाँ चला गया। ये गलत नैरेटिव फैलाई जाती है, और मैं मतलब इसमें हमारी भी गलती है कि हम चीज को कहीं स्पष्ट नहीं कर पाते। ये बड़ी बात है। ये मनमोहन सिंह जी के टाइम में ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री निधि जो थी उसको जो है इस दायरे से बाहर किया गया था, उसकी चेयरमैन सोनिया जी, और इसके ऊपर हमने बहुत सवाल बवाल और सवाल क्रिएट किए। एक जल्दी से एक फाइनल आंसर चाहिए। कोरोना के टाइम में चंदे को क्या RTI एक्ट में लाएंगे आप? जी नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट से। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी, सुनील जी, ऑलरेडी ये रिट फाइल है और सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर रहा है। सारा काम अगर हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, भैया सर्वोच्च न्यायालय सिपाही क्या करेंगे? मेरा वो भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, वक्त में इतने की इजाजत देता है। ठीक है, जो उसको करना होता है वही करता है। चलिए, सबसे बड़ी बात ये देखिए महेश जी, सबसे बड़ी बात ये है महेश जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है सुनील जी, ठीक है महेश जी, आप भी सुनिए, बात सुनिए। सवाल ये है संसद चलेगी कि नहीं? गृह मंत्री जी ने कह दिया और किरण रिजिजू ने कह दिया कि वो आकर के बयान देने के लिए तैयार हैं। मामला अटका है FCRA बिल पर। FCRA बिल क्या है कि विदेश से जो चंदा आता है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। अगर आप पकड़े गए तो आपका जो पिछला पूरा धन है उसको सबको जब्त कर लिया जाएगा। जो चीजें आपने बनाई है वो पूरा जब्त कर लिया जाएगा। इसको लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से सशंकित है। दूसरा विपक्ष सवाल ये खड़ा कर रहा है कि जब महिला आरक्षण बिल 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका तो उसको डिलिमिटेशन से क्यों कंबाइन किया जा रहा है, क्यों उसको जोड़ा जा रहा है? क्या विपक्ष की यही सारी दिक्कतें हैं जो संसद चलने नहीं दे रही है? और अब अगर अमित शाह आएंगे और सदन में अपनी बात रखेंगे, सवाल यही है, मुद्दे की बात यही है, क्या उसके बाद भी सदन चलेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे की बात यही है कि अमित शाह गृह मंत्री आएंगे और संसद में जवाब देंगे, सदन चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।